हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम फाउंडेशन अकाउंट्स अभी जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ते ही जा रहा है, आई एम नॉट थिंकिंग कि ये सारा फिजिकल क्लासरूम में पॉसिबल होगा. सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ सीए फाउंडेशन. और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, कम से कम ऐसे चैप्टर्स हम खत्म जरूर कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं है, एक और दो जो समझने में थोड़े आसान पड़ सकते हैं. फाइन. सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द फिफ्थ चैप्टर हमारे बुक्स के हिसाब से, जो कैटलिस्ट ने आपको प्रोवाइड किया है, दैट इज डेप्रिसिएशन. इट्स लेक्चर फर्स्ट इज स्टार्टिंग और हम यहाँ पर थियरी पर फोकस करेंगे. बहुत से केस में होता है ऐसा है ना कि हम थियरी पर फोकस करना नहीं चाहते. इसका रीजन ये है कि थियरी बहुत बोरिंग है, ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच ना होने की वजह से उसमें याद करना पड़ता है वगैरह जैसी चीज़ें. लेकिन हमेशा याद रखिएगा, आपका अकाउंटिंग थियरी से ही इमिनेट होता है, तो थियरी अच्छे से समझना जरूरी है. तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए, rather than actual सिर्फ सोल्यूशन. सो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें थियरी जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से समझ में आएगा, जितना अच्छी तरीके से समझ में आएगा, उतना ज़्यादा ज़रूरी, उतना ज़्यादा सही रहेगा. सो क्या है हमारे थियरी में, हम उसकी तरफ जाते हैं. ओके, सो बिफोर यू इज द शीट. ये आपके साथ में लाइक आपके नोट्स पार्ट में ऐप में अपलोडेड है. यू कैन वेरीफाई हैव इट. जिसको भी चाहिए होगा मुझे बताइएगा, मैं स्क्रीनशॉट इसकी भेज दूंगा. पीडीएफ फाइल नहीं भेज सकता, यू कैन अंडरस्टैंड फॉर ऑब्वियस रीजंस. सो बेसिकली हम देखते हैं अभी डेप्रिसिएशन है क्या. तो डेप्रिसिएशन बेसिकली है ऐसी चीज जहां पर हम यूजुअल एसेट्स को वेयर एंड टेयर की वजह से वैल्यू में रिडक्शन लाते हैं. सो आपको अकाउंट्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो पता ही है, अकाउंट्स के टाइप्स, उनके गोल्डन रूल्स, उनके गोल्डन रूल्स के पीछे के लॉजिक्स वगैरह जैसी चीजें. सो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है. ओके, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर. नॉन कैश एक्सपेंडिचर मतलब क्या, कि इसके कैश नहीं लगती. कैश बहुत पहले हमने पे कर दिए. एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक मशीन परचेज की, और ये मशीन परचेज करने के बाद में हमने हमारे बिजनेस में इस्तेमाल की. अब ये मशीन से इस्तेमाल करने के बाद में एक प्रोडक्ट हमारा बना, हमने 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लाया था और इसमें लेबर भी ऐड किया 30,000 रुपीज का. तो जितने भी हमारे आउटपुट आए वो सारे आउटपुट का वैल्यू हो गया 1,30,000 रुपए. ये हमारा कैश वैल्यू हो गया. बट इसके अलावा जो ये हमने मशीन परचेज की थी पहले 10 लाख रुपए की, आज की डेट में इसकी वैल्यू हो गई है 9.5 लाख रुपए. ये 9.5 लाख रुपए क्यों हुई है? क्योंकि हमने ये मशीन को इस्तेमाल किया है हमारे प्रोडक्शन के लिए. तो प्रोडक्शन पर्पजेस की वजह से इस मशीन में वेर एंड टेयर हुआ, थोड़ा सा इसका वैल्यू डिग्रेड हुआ, थोड़ी घिस गई मशीन, जिसको हम बोलते हैं ना कि तुझे ही गोष्ट वापरित का झिजते का इस वैल्यू कम होती है उसकी. तो हाँ, यहाँ पर मशीन की वैल्यू कम होगी. कितने से? 50,000 रुपीज से. तो आधे लाख से. तो ये आधा लाख इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो 1,30,000 रुपए पहले का हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर. उसी के साथ साथ 50,000 रुपीज डेप्रिसिएशन भी लगेगा. सो 1,80,000 रुपए हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया. इसमें हम एडअप कर देंगे हमारे प्रॉफिट्स और बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और जो भी हमारा वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू रहेगा हमारा सेलिंग प्राइस. अभी 50,000 रुपीज मुझे कैश में आज लगाने पड़ेगा नहीं. सो 50,000 रुपीज इज नथिंग बट नॉन कैश एक्सपेंडिचर. अभी नॉन कैश एक्सपेंडिचर हम डेप्रिसिएशन के नाम से डेबिट करते हैं. तो डेप्रिसिएशन एक का नाम ही नहीं है. इसी कंसेप्ट के साथ में हम एक और वर्ड यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन. अब अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क है, थोड़ा समय के बाद में आपको समझ में आ जाएगा. जैसे भी ग्लॉसरी है आपके पास, तो यू कैन वेरी वेल यूज रेफर दैट. ओके, सो अभी हम आते हैं हमारे थियोरेटिकल पार्ट पे प्रॉपर्ली. सो क्या बताया आपके मॉड्यूल में? तो बेसिकली जो थियरी है इज नथिंग बट सिनॉप्सिस ऑफ मॉड्यूल. मॉड्यूल को थोड़ा जितना हो सके उतना आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का मैंने कोशिश किया है. मॉड्यूल के बाहर जाइएगा नहीं, लेकिन मॉड्यूल को बिल्कुल छोड़िएगा मत, उसमें से एक लाइन भी छोड़ना सही नहीं रहेगा. सो हम देखते हैं अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड क्यों करते हैं? सो पहले तो टू असर्टेन ट्रू रिजल्ट्स एंड ट्रू रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस. देखने में थोड़ा सा आसानी है. अब यस, सो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? टू असर्टेन ट्रू रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन. ऑपरेशन के सही निकाल, सही रिजल्ट्स हमें सामने आने के लिए. तो हम साल भर जो चीजें कर रहे हैं उस चीज का आउटपुट क्या आ रहा है ये हमें समझ में आने के लिए जरूरी है कि हम सही तरीके से कॉस्टिंग करें, जैसे अभी के समय पर हमने किया था इस केस में, राइट. सो इस केस में जैसे हमने देखा कि हमारी कॉस्टिंग 130 ही जा रही थी, लेकिन सही तरीके से अकाउंटिंग करने की वजह से हमारी कॉस्टिंग 1,80,000 हुई. अब ये 50,000 हम रिकवर कर रहे हैं हमारे कस्टमर से. ऐसे ही करते करते मशीन एक दिन जीरो हो जाएगी, और ये सारे पैसे हमने किसी ना किसी से रिकवर किए ही है.
तभी 10 लाख रुपए हमने मशीन में लगाए थे और 10 लाख रुपए हमने रिकवर किए और उसके बाद प्रॉफिट भी रिकवर किया। सो ये जो 10 लाख रुपए हमने रिकवर किए ये हम हमारे मशीन में वापस से डाल सकते हैं, जिससे कि हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा। सो बहुत जरूरी है ये चीज समझना। ओके, टू असर्टेन द ट्रू रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन के ट्रू रिजल्ट निकालने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। दूसरा, टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बताने वाला स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में हमारे एसेट अभी 10 लाख की नहीं दिखने को, ये दिखना चाहिए सिर्फ 9,50,000 रुपए। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारी एसेट अभी वर्थ 9,50,000 की ही है। सो ट्रू एंड फेयर व्यू डेपिक्ट करने के लिए हमारे फाइनेंशियल पोजीशन का हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना जरूरी है। तीसरा है टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन क्या एक फंड बेस्ड प्रोविजन है क्या? नहीं, ये नॉन फंड बेस्ड है, लेकिन इट्स एक्सपेक्टेड कि आप जब डेप्रिशिएट करते हो किसी भी चीज को तो उस डेप्रिसिएशन के इक्वल अमाउंट आपने बाजू में निकाल के रखना है, जिससे कि जिस दिन सारा डेप्रिसिएशन लगने की वजह से असेट खत्म हो जाएगी, आपके पास वो पैसा बाजू में निकाल कर रखा हुआ जमा है, इससे हम जाके मार्केट से असेट परचेज करके ला सकते हैं। अब ये परचेज असेट आपके बिजनेस को रुकने नहीं देगी। तो बेसिकली आपकी असेट डेप्रिशिएट होने के बाद में आपके पास फंड्स अक्यूमुलेट होने के लिए आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना जरूरी है। तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया तो भी तो पैसा जमा हो ही सकता है, हाँ, लेकिन कितना जमा कर है ऐसा हमें पता नहीं है। तो जितना डेप्रिसिएशन है उतना पैसा आपने जमा कर लिया तो एसेट खत्म होने से पहले पहले आपके पास पैसा आ जाएगा, यू विल बी इन अ पोजीशन टू बाय अ न्यूअर वर्जन ऑफ दैट एसेट। और चौथा ऑब्जेक्टिव है आपका टू असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा 1,30,000 में 1,80,000 था आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन का घिसना, मशीन घिसाई जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, वो भी होना जरूरी था। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर और एक देता हूं मैं आपको। अब देखिएगा, कोका कोला की जो बॉटल है, ओपन हैप्पीनेस, आई डोंट नो, आई कैन ड्रॉ। सो कोक की बॉटल है, ग्लास बॉटल है, नॉट पेट जार। व्हाट डू यू थिंक कितनी बार इस्तेमाल होती होगी? ये जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसके बाद में शॉपकीपर को बॉटल वापस देती है, शॉपकीपर डीलर को देता है, डीलर होलसेलर या जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा या फिर सीएनएफ एजेंट रहेगा या फिर सुपर स्टॉक रहेगा उसको देगा और वो कंपनी के पास ले जाएगा। कंपनी उसको वॉश करेगी प्रिजम्बली, उसमें रीफिल करेगी प्रोडक्ट और वापस से इसी चेन से वो कस्टमर्स तक के पहुंच जाएगा। सो आई सपोज ये 10 बार हो सकता है, उसके बाद में ऑन एन एवरेज उसके बाद में बॉटल फूट जाएगी, खराब हो जाएगी या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो सही नहीं रहेगी। सो अगर बॉटल का कॉस्ट है 30 रुपया डिवाइड बाय 10 तो 3 रुपए, गाइस माइंड यू, 3 रुपए हर एक बार के लिए उसका कॉस्ट अमोर्टाइज करना पड़ेगा। इसे हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं, डेप्रिसिएशन। ओके, सो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आएगा? वाटर, शुगर, कॉन्सेंट्रेट, ये जो भी फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करते हैं कोका कोला के, आपको पता होगा ना, कोका कोला ने अपना फॉर्मूला जो भी प्रोडक्शन का उसका पेटेंटिंग नहीं करना है। इसका रीजन, जब आप पेटेंट करवाते हो किसी भी चीज का तो उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है या फिर रेसिपी है वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है, तब जाके वो पेटेंटिंग होती है। तो उनको वो चाहिए नहीं था, इसलिए उन्होंने फॉर्मूला सीक्रेट रखा। सो वाटर है, शुगर है, कॉन्सेंट्रेट है और उसी के साथ में बॉटलिंग प्लांट का डेप्रिसिएशन रहेगा, उसके बाद में लेबर चार्ज रहेगा, ट्रांसपोर्ट रहेगा, ये सारी चीजें इसमें ऐड हो जाएगी। उसी के साथ साथ ये 3 रुपए अमोर्टाइजेशन का, 3 रुपए ज्यादा बोल दिया मैंने बट ठीक है, फिर 3 रुपए अमोर्टाइजेशन का हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और जिससे जो बनेगा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये समझना आपको जरूरी है। ओके, सो अभी आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के ऊपर। हाँ, आपको वर्बल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम रिवाइज करते हैं। Yeah, the objectives of providing depreciation is first to ascertain true results of operations, ये P&L. Second, to present true and fair view of the financial position, ये हो गया बैलेंस शीट। तीसरा, to accumulate funds for the replacement of assets और चौथा, to ascertain true cost of production. So 4 objectives है। पहला, to ascertain the true results of operations. Second, to present true and fair view of the financial position. Third, to accumulate funds for the replacement of the assets, and the fourth one is to ascertain true cost of production.
ये 4 ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से या 4 ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान में रखते हुए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अभी हम आते हैं डेप्रिसिएशन क्या है इस चीज को देखने के लिए। यस, सो डेप्रिसिएशन के पहले हम कुछ चीजें देखते हैं। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर tangible items that are held for use in the production or supply of goods and services for rental to others or for administrative purposes and are expected to be used during more than a period of 12 months. तो 12 महीने से ज्यादा इसका इस्तेमाल एक्सपेक्टेड है हमें, तब उसे जाके हम प्रॉपर्टी, प्लांट या इक्विपमेंट कहते हैं। याद रखिएगा इसमें टेंजिबल चीज आ रही है, इनटेंजिबल के बारे में बात नहीं किया है, तो इनटेंजिबल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है क्या? लगता है, लेकिन किसी और तरीके से। तो क्या है बाद में हम देखेंगे, अभी तो हम टेंजिबल एसेट्स की बात करें। सो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दीज आर टेंजिबल आइटम्स दैट आर हेल्ड, मतलब बिजनेस में है वो, फॉर द यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन या सप्लाई के लिए जो बिजनेस में रखे गए हैं, या दूसरों को किराया देने के लिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के हिसाब से। अभी देखो, कोई भी कंपनी के पास असेट्स है तो वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? तो एकदम बेसिक चीजें, सबसे पहले तो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, या दूसरा जैसे सर्विस रेंडरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे सलून में आपका चेयर सेलो, रेंटल टू अदर्स या किराए पे देने का बिजनेस भी हो सकता है लोगों का, उसमें भी डेप्रिसिएशन लग सकता है। एग्जांपल के तौर पे कोई अगर कार रेंटल का बिजनेस करता है तो कार किराए पे देने के लिए जो कार इस्तेमाल उसने की है उसका भी डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगा। और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, कंप्यूटर को तो हम इस्तेमाल नहीं करते प्रोडक्शन के लिए, ना ही सर्विस रेंडरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अकाउंटेंट का कंप्यूटर है, ना ही वो किराए पर दिया जाता है, फिर भी उसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा सकता है अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया गया तो। एंड these are the assets which are expected to be used for a period of 12 months at least, more than a period of 12 months. तो जरूरी है एक दो चीजें ध्यान में रखना। So property, plant and equipment, these are tangible assets, tangible items that are held for use in the production or supply of goods and services or for rental or for administrative purposes. Okay, so property, plant, equipment tangible items है जो बिजनेस में है फॉर प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फॉर रेंटिंग आउट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, और जो एक्सपेक्टेड है यूज किए जाए बिजनेस में 12 माह से ज्यादा समय के लिए। Fixed assets are used to earn revenues for a number of accounting periods in future with the same acquisition cost until the concerned fixed asset is sold or discarded. तो obviously fixed asset है हमारी, तो 12 महीने से ज्यादा, कितने के 12 महीने के लम्प्स, मतलब 5, 10, 15, 20 सालों तक के एसेट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। किस चीज के लिए? तो फॉर अर्निंग रेवेन्यूज विद द सेम एक्विजिशन कॉस्ट, और एक ही बार इसको परचेस करना पड़ेगा अंटिल द कंसर्न, दो रेलेवेंट फिक्स एसेट जो है वो तो सेल की गई या डिस्कार्ड की गई। सेल मतलब बेचा गया, डिस्कार्ड मतलब उठा के फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? चल नहीं रही थी, या आउट ऑफ फैशन हो गई थी, या उसका टेक्नोलॉजी इतना पुराना हो गया था कि रिपेयर भी नहीं हो पा रही, उसको भंगार में दिया। तो किसी भी तरीके से वो एसेट को हमने सेल नहीं किया या डिस्कार्ड नहीं किया, तब तक के हम उसे फिक्स्ड एसेट का दर्जा देते हैं। It is therefore necessary that a part of acquisition cost of the fixed asset is treated or allocated as an expense in each of the accounting period in which the asset is utilized. तो क्या कह रहे हैं? जब तक ये एसेट आपकी इस्तेमाल हो रही है, उस एसेट को आपने अलग अलग सालों में इस्तेमाल किया है, और उस हर साल में जब तक वो एसेट सेल या डिस्कार्ड नहीं होती तब तक के उस एसेट के कॉस्ट का एक हिस्सा उस प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट अपने करना एक्सपेक्टेड है। The amount or value of fixed asset allocated in such manner to respective accounting period is called depreciation. तो depreciation क्या है ये बताने के लिए आपको बताया गया कि एसेट क्या है, और ये फिक्स एसेट एक 12 महीने के स्पैन से ज्यादा समय के लिए इस्तेमाल की जाती है जब तक कि वो सेल या डिस्कार्ड नहीं की जाती, और ये कॉस्ट आपको धीरे धीरे हर एक पीरियड को डेबिट करना एक्सपेक्टेड है, और इस डेबिट अमाउंट को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन आई सपोज। Well, if asset decreases with the passage of time, mainly due to following reasons. So these are what? Reasons of depreciation. Okay, depreciation क्यों होता है भैया? तो पहला, wear and tear due to its use in business. रूटीन में इस्तेमाल करने की वजह से उसका वैल्यू घटता है। Efflux of time even when it is not being used. कभी बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जो इस्तेमाल तो किए नहीं जाते, लेकिन खड़े खड़े उनकी वैल्यू डिग्रेड हो जाती है। क्यों? इस्तेमाल ना करने की वजह से भी वैल्यू घटती ही है, और वैसे भी मार्केट में अगर कोई एसेट हमने परचेज एक बार कर ली तो उसे सेकंड हैंड बेचने जाओ तो मार्केट में उसका वैल्यू उतना नहीं मिलता जितना हमें नए का देना पड़ा था।
So influx of time is another reason for reduction in the value of the asset. Third, obsolescence due to technological or other changes. Say for example, एंड्रॉइड आने से पहले हमारी एक मोबाइल कंपनी थी जी जो नमपैड वाले सेलफोन्स बनाती थी. अभी ऑल ऑफ अ सडन एंड्रॉइड आने की वजह से ये नमपैड के मोबाइल बिकने नहीं होने. अब ये मोबाइल्स नहीं बिकने वाले तो मोबाइल बनाने वाली मशीनरी जो हमारे पास है वो मशीनरी किस काम की? ऑब्सोलीट हो गई है. टेक्निकल ऑब्सोलिसेंस का मतलब है आउट ऑफ टेक्नोलॉजिकल या फैशन के चेंजेस की वजह से उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो दैट इज द थर्ड रीजन फॉर डेप्रिसिएशन. तो पहला है रूटीन वेयर एंड टेयर ड्यू टू इट्स यूजुअल यूज इन द बिजनेस. सेकंड, इफ्लक्स ऑफ टाइम. तीसरा, ऑब्सोलिसेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल और अदर मतलब फैशन वगैरह जैसे चेंजेस. डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू डिक्रीज होगी. सिर्फ ये तीन रीजन ही नहीं, मार्केट वैल्यू अचानक से गिरने के और भी रीजन हो सकते हैं. मार्केट वैल्यू गिरने का और एक रीजन हो सकता है कि अपना वो किसे है कोई अच्छा कंपटीटर आ गया है जो चीप रेट्स में ये चीजें बेच रहा है. तो अगर ये चीज आपको अभी बेचनी है तो उसका वैल्यू कम हो गया होगा कंपिटिटिवली. तो डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू. एंड द फिफ्थ वन इज डिप्लीशन मेनली इन केस ऑफ माइंस एंड अदर नेचुरल रिजर्व्स. इसको वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं. वेस्टिंग एसेट्स. वेस्टिंग एसेट्स का मतलब है, दिख रहा है या वेस्टिंग एसेट्स का मतलब है ऐसी एसेट्स जो खत्म हो जाती है समय के साथ में. जैसे माइंस है, कोल माइंस, उसमें से हम कोयला निकालते रहेंगे और कोयला निकालते निकालते एक समय ऐसा आएगा कि उसके अंदर कोयला बचेगा ही नहीं. तो इस जो वैल्यू, उस कोयले की वैल्यू नहीं घटी है, यहाँ पर कोयले की खान की वैल्यू घटी है. ओके. और जो खान खत्म हो जाती है उसे हम खदान कहते हैं. ठीक है. सो जब इसकी वैल्यू गिरती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन नहीं डिप्लीशन कहते हैं. डिप्लीशन मेथड नाम से एक डेप्रिसिएशन का मेथड रहेगा, आगे हम देखेंगे उसे. तो डिप्लीशन मेथड या सॉरी डिप्लीशन, ये भी एक रीजन है डेप्रिसिएशन या वैल्यू असेट का वैल्यू कम होने के लिए. तो पहला रीजन है आपका वेयर एंड टेयर ड्यू टू इट्स यूज इन द बिजनेस. सेकंड, इफ्लक्स ऑफ टाइम इवन व्हेन इट इज नॉट बीइंग यूज्ड. थर्ड, obsolescence due to technological or other changes. Fourth, decrease in the market value. And fifth one is depletion, usually in case of wasting assets. तो these are the 5 reasons. तो हमें 4 ऑब्जेक्टिव्स पता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, 5 रीजंस पता है फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सच एसेट्स. ओके. ये 2 थ्योरी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम आंसर देने के लिए तैयार होना चाहिए. आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसके रनिंग नोट्स निकाल रहे हो या फिर चैप्टर खत्म होने के बाद में थ्योरी नाम से एक अलग से सेक्शन बना लोगे नोटबुक में. और ये सारा थ्योरी जो भी आज हम सीख रहे हैं आजकल 2 लेक्चर्स में हमारा जो भी होगा वो सारा हम एक नोटबुक में से प्रॉपरली लिख लेंगे जिससे कि हमें रिविजन करते समय थोड़ी आसानी रहेगी. अभी हम आते हैं थोड़ा टेक्निकल एज इन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से. शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट में देयर आर 7 शेड्यूल्स. 7 शेड्यूल में से थर्ड शेड्यूल है बैलेंस शीट का फॉर्मेट. तो शेड्यूल नंबर 2 क्या है? शेड्यूल 2 क्या है? ये बताता है डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट्स, उसके बारे में डील करता है. So as per Schedule 2 of the Company Act 2013, depreciation is the systematic allocation of depreciable amount of an assets over its useful life. क्या है? It is systematic allocation. Allocation का मतलब क्या है? Exact मीनिंग नहीं देखिएगा यहाँ पर. Allocation का मतलब बंटवारा, इतना ही देखिएगा. Allocate करना इस बांटना, किसी चीज को बांटना. तो आप क्या बांट रहे हो? एसेट का वैल्यू नहीं, एसेट का डेप्रिशिएबल अमाउंट. अभी एसेट का डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा. से फॉर एग्जाम्पल हमारी एक एसेट है 10 लाख रुपए की. इसको हम इस्तेमाल करने वाले 10 साल के लिए. 10 साल के बाद में एसेट गायब नहीं हो जाएगी, कुछ तो इसके पूरे अंदर पंजर बच जाएंगे. सो वॉट एवर इज रेसिड्यूल इट्स कॉल्ड एज स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू से फॉर एग्जाम्पल इसकी 1,50,000 रुपए. भंगार में हम बेचे तो 1.5 लाख रुपए आएगा. तो जो कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू रिड्यूस कर दो, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू तो मुझे मिलने ही वाली है. और 10 लाख में से 1.5 लाख लेस करने के बाद जो बचता है दैट इज 8,50,000. इसे हम कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं बोलते, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट. इसे हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू. यूजुअली वी विल कॉल इट स्क्रैप वैल्यू ओनली. और जो बच गया है इसे हम बोलते हैं डेप्रिशिएबल बेस या डेप्रिशिएबल अमाउंट. सो डेप्रिशिएबल बेस को सिस्टमैटिकली एलोकेट किया जाता है. सिस्टमैटिकली एलोकेट किया जाता है. कहा, किस पर सिस्टमैटिकली एलोकेट किया जाता है? तो ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ असेट.
सो व्हाट इज यूजफुल लाइफ? इस केस में 10 साल। सो 10 साल के लिए जब ये एसेट इस्तेमाल होने वाली है तो 8.5 लाख रुपए को आप 10 साल के लिए बांट सकते हैं। सो what is depreciation? So as per schedule 2 of the Companies Act 2013, depreciation is the systematic allocation. What is it? It is a systematic allocation of depreciable amount over the useful life of asset. What is it? As per schedule 2 under the Companies Act 2013, depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. तो डेप्रिसिएशन का थ्योरी क्वेश्चन आता है और आप ये लिख के आते हो तो कंसिडर कीजिएगा आधे से 1 मार्क का इजाफा हो जाएगा आपके टोटल आंसर शीट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल डेफिनेशंस को अच्छे से याद रखना। तो इसको अच्छे से याद करो तुम घर में बैठ के अभी। तो as per schedule 2 under the Companies Act 2013, depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. तो 3 चीजें हमने याद की है। पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन 4 है। दूसरा, रीजंस फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट 5 पॉइंट है। तीसरा, डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन की अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। 1.5 लाख की डेफिनेशन है, डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। व्हाट इज इट? डेप्रिसिएशन क्या है? इट्स अ सिस्टमैटिक एलोकेशन। किसका? डेप्रिशिएबल अमाउंट का। कितने पीरियड के लिए? सो ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट। द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज व्हाट? तो डेप्रिशिएबल अमाउंट मैंने बताया था 10 लाख माइनस 1.5 लाख। ये 10 लाख को कैसे बताते, 1.5 लाख को कैसे बताते देखते हैं। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या है? इट इज depreciable amount of an asset is the cost of the asset or other amount substituted for cost। तो asset की cost जो आपने 10 लाख रुपए कंसिडर की थी वो बोल रहे और any other amount which is substituted for cost, मतलब cost की जगह पे आप दूसरी कोई अमाउंट भी ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। तो कौन सी ले सकते हैं? रिप्लेसमेंट वैल्यू ले सकते हैं, रिवैल्यूड वैल्यू ले सकते हैं। जैसे आपने 12th में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था एडमिशन और रिटायरमेंट के समय पर या डेथ के समय पर भी। सो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के समय पर जो आपने एसेट्स को रिवैल्यू किया, आपने कॉस्ट पे जो एसेट थी उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। यू पुट सम अदर वैल्यू एट द प्लेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। वो ये बताया। तो क्या एक ही रीजन है? नहीं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कौन से अभी देखने की जरूरत नहीं है, अभी बस इतना ही समझना है। तो व्हाट इज डेप्रिशिएबल बेस? इट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेसिडुअल वैल्यू, जिसको हमने स्क्रैप वैल्यू बोला। हमने रेसिडुअल वैल्यू भी वर्ड यूज किया है ना, हमने रेसिडुअल वैल्यू यूज किया है। ओके, दिस इज योर रेसिडुअल वैल्यू। सो व्हाट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ द एसेट? Depreciable amount of an asset is the cost of asset or other amount substituted for cost of asset less its residual value। तो हमने देखा शेड्यूल 2 of the Companies Act 2013 के हिसाब से depreciation is the process of or depreciation is the systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life। Depreciable amount of an asset is nothing but cost of an asset or any other amount replaced at the substituted for the cost less its residual value। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि what is useful life of the asset। So useful life of an asset is the period over which the asset is expected to be available for use by an entity or just toilets। Yeah, sorry। The useful life of an asset is the period over which an asset is expected to be available for use by an entity or the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by the entity। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाइफ को 2 हिसाब से गिना गया है। इट इज नॉट मियरली टाइम स्पैन। सो लाइफ ऑफ asset, it is the period over which an asset is expected to be available for use by an entity or the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by an entity। तो प्रोडक्शन या दूसरे कोई यूनिट जो एसेट से पैदा हो सकता है। सो व्हाट इज यूजफुल लाइफ? यूजफुल लाइफ 2 तरह की हो सकती है। इट इज द टाइम पीरियड फॉर विच द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटिटी और द नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर, है ना। सो
सिमिलर यूनिट्स बोला है तो प्रोडक्शन यूनिट्स या फिर और कोई यूनिट हो सकता है जिसमें एसेट की एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी को गिना जा सकता है। एक होता है कि कितना आउटपुट दिया, या दूसरा होता है कि कितने घंटे आउटपुट दिया। अगर आपका आउटपुट बहुत वेग है तो उस केस में कितने घंटे आउटपुट दिया। एग्जाम्पल, अगर हम डेटा एंट्री ऑपरेटर के पास बैठ रहे हैं तो डेटा एंट्री ऑपरेटर जब काम करता है तो ही नॉट ऑल द टाइम चार्जेस ओनली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ही आल्सो चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू पेजेस, ही आल्सो चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड। इसके हिसाब से भी कॉस्टिंग की जाती है। सो एसेट का लाइफ दो हिसाब से देखा जाता है, एक पीरियड ओवर विच इट इज अवेलेबल फॉर यूज बाय द एंटिटी, और the second one is the number of production or any other units expected to be obtained from the asset by the entity. So आपको शेड्यूल 2 में दिखा है कंपनीज एक्ट 2013 के डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन, जिसमें डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन कहा गया है कि इट इज द सिस्टमैटिक allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life। और डेप्रिशिएबल अमाउंट के केस में बोला गया है इट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ असेट और एनी अदर वैल्यू सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट ऑफ असेट लेस इट्स रेसिडुअल वैल्यू, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। और यूजफुल लाइफ के बारे में बताया गया है। यूजफुल लाइफ का मतलब है वो पीरियड जिसके ऊपर वो एसेट एंटिटी के पास अवेलेबल रहेगी, या कितने प्रोडक्शन या सिमिलर यूनिट्स वो डिलीवर कर सकती है उसके लाइफ स्पैन में उस एंटिटी के लिए। तो डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट किया जा सकता है ये हमने यहाँ पर देखा थियोरी वाइज। पहली पेज पे हम डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन से मोमेंट से डेप्रिसिएशन चालू करें। एग्जांपल के तौर पे 1 जनवरी को हमने एसेट को बुकिंग किया, 15 जनवरी को एसेट वहां से डिलीवर हुआ, 30 जनवरी को वो मुंबई के डॉक पर आया, फॉरेन से हमने मंगवाया ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। 30 जनवरी को डॉक पे आने के बाद में 15 फरवरी के आसपास 15 फरवरी के आसपास हमारे शहर में दाखिल हुआ। 20 फरवरी को वो हमारे हाथ में आया। 25 फरवरी तक के हमने साइट प्रिपेयर करके उसको वहां पर इंस्टॉल किया। 28 फरवरी तक के उसके टेस्ट रन चले और 1 मार्च से वो अवेलेबल फॉर यूज था और एक्चुअल 10 मार्च को हमने प्रोडक्शन चालू किया। तो किस डेट से वो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। तो इन्होंने कहा है डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। जैसे अपने केस में इट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन द 1st ऑफ मार्च, दो एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्टेड ऑन 10th ऑफ मार्च। ऐसा हो सकता है कि पूरा मार्च प्रोडक्शन नहीं हुआ। सो क्या इस फाइनेंशियल ईयर में उस एसेट का डेप्रिसिएशन लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कब से लगेगा? फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वाज अवेलेबल फॉर यूज। You use it or not, it's your call, right? But depreciation starts because समय शुरू हो गया। तो फिर हमारे हाथ में तो 15-20 तारीख को ही आ गई थी, तो हमने तब से क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू नहीं किया? क्योंकि हम एसेट का डेप्रिसिएशन तभी कंसिडर कर सकते हैं जब वो इंटेंडेड उस पोजीशन में आ जाती है जिस पोजीशन में इट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय द एंटिटी। गाइस ये भी समझना जरूरी है कि किस मोमेंट से वो आएगी। When it is available for use। Available for use मतलब क्या? ये यूज का मतलब क्या है? यूज का मतलब है यूज इंटेंडेड बाय द एंटिटी। अब एक चीज का इस्तेमाल एक पर्सन के लिए अलग तरीके से हो सकता है, दूसरे पर्सन के लिए अलग तरीके से हो सकता है। इसका एग्जांपल कैसे दे सकता है? एक एसेट है, मुझे परफेक्ट एग्जांपल नहीं याद आ रहा है बट समझिए, एक एसेट है एक्स जो जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में इस्तेमाल की जा सकती है, मतलब उसका डेप्रिसिएशन चालू होना चाहिए। लेकिन हमारे फोन को उसका इस्तेमाल उस सिचुएशन में नहीं चाहिए जैसा है वो अभी, हमें और कुछ अपग्रेडेशन करना एक्सपेक्टेड है। तो जब तक कि हम अपग्रेडेशन नहीं करते तब तक कि उसका डेप्रिसिएशन हमारे पर्पज के लिए शुरू नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट इन अ पोजिशन विच कैन बी कॉल्ड एज अवेलेबल फॉर यूज। इट इज अवेलेबल फॉर यूज as per somebody else's opinion, but for me, for my entity, for my firm, it is not right now in the position in which it shall be usable by my entity। मेरी फर्म को और कुछ एसेट में अपग्रेडेशन एक्सपेक्टेड है, तब जाकर उसका पुट टू यूज हो गया ऐसा हम कह सकते हैं। सो अवेलेबल फॉर यूज का दूसरा वर्ड है पुट टू यूज। So depreciation of an asset begins when it is available for use, that is when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operation in the manner intended by the management। लोगों को कैसा लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता। मैनेजमेंट को क्या एक्सपेक्टेड है उस एसेट्स को? उस तरीके का प्रोडक्शन करने के लिए, उस तरीके का सर्विस देने के लिए, उस तरीके का यूटिलाइजेशन होने के लिए वो एसेट
जिस कंडीशन या समय में या जगह पर होनी चाहिए उस कंडीशन समय या जगह पर आ गई है तो डेप्रिसिएशन शुरू होगा, अदरवाइज डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन नहीं होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। Thus it is not necessary that an asset must be used to be depreciated। तो उसका इस्तेमाल होना जरूर नहीं है, वो इस्तेमाल करने लायक मैनेजमेंट के नजरिए से इस्तेमाल करने लायक हो गई है तो हाँ उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर सकते हैं। There is a decrease in value of asset due to normal wear and tear even when they are not physically used। Efflux of time, normal wear and tear, ये चीजें इस्तेमाल के साथ में बढ़ती है, लेकिन जरूरी नहीं कि डेप्रिसिएशन तभी चार्ज हो। डेप्रिसिएशन चार्ज हो सकता है उस समय से जिस समय the asset is available for use। Basically, the cost of an asset used for the purpose of business has to be written off over its economic and not physical life, which necessarily must be estimated। अभी तक में कंट्रोवर्सी हुआ बैंक्स के केस में, जो किसान है जिन्होंने पहले लोन लिया लेकिन रीपे नहीं किया है, उनके सिनेरियो में आरबीआई ने ऑर्डर दिया है कि लोन्स को राइट ऑफ किया जाए, और अपोजिशन पार्टी जो भी है उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया कि बीच में कर्ज माफी कहां से आ गई। उनको बताना पड़ा देयर इज डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ एंड वेवर, जबकि अपोजिशन पार्टी में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इकोनॉमिस्ट जैसे बड़े बड़े पोजीशन होल्ड करने वाले या डिग्रीज होल्ड करने वाले, नॉलेज होल्ड करने वाले लोग हैं। बट टू माई डिसमे इवन औरंगाबाद के कुछ, नॉट टू नेम एनीबॉडी, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में भी बवाल हो गया कि ऐसा कैसा ओपिनियन दे दिया है गवर्नमेंट ने, ऐसा कैसा ऑर्डर दे दिया है। गाइस, वेवर और राइट ऑफ इन दोनों में फर्क है, क्या है हम किसी और लेक्चर में कवर अप करेंगे। लेकिन ये एजुकेशनल सिस्टम का हमारा थोड़ा सा वो से दुर्दैव बढ़ा लगे, ये दो बेसिक चीजों के बीच में डिफरेंसेस नहीं पता है इवन वो लोगों को भी जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। सो ऑब्वियसली यू शैल ट्राई फॉर द एग्जाम्स, बट नॉट ओनली एग्जाम्स, सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं, इवन अभी भी थोड़ा मैं ज्ञान दे रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज आर टेस्ट के किस तरीके से हम एग्जाम्स लेंगे, किस तरीके से एग्जाम्स लेंगे, बट पीपल आर स्क्रीमिंग, स्टूडेंट्स आर स्क्रीमिंग के सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, सिलेबस कंप्लीट होने से पहले आपको एग्जाम का पड़ी है। सो द थिंग इज not most of the people are concerned with the quality imparting, what they are concerned with is syllabus रहेगा बाजू में, I am concerned with examinations only। इस तरीके से नहीं चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, basically the cost of an asset used for the purpose of business has to be written off over its economic and not physical life, which is necessarily must be estimated। इस लाइन में दो तीन चीजें ढूंढने लायक। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एन एसेट, या हमें पता है कॉस्ट ऑफ एसेट या एनी अदर वैल्यू व्हिच इज सब्स्टिट्यूटेड एट द प्लेस ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। द कॉस्ट ऑफ एसेट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस हैज टू बी रिटन ऑफ, मतलब धीरे धीरे उसको काटते जाना है और रखना है पीएनएल के डेबिट में, जिससे कि आपका व्हाट इज प्रॉपर प्रॉफिट असर्टेनमेंट, हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू असर्टेन ट्रू रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन, उसके लिए पीएनएल में डेबिट होना जरूरी है, और उसी के साथ साथ ट्रू एंड फेयर व्यू बैलेंस शीट में to present the true and fair view of the financial position। ये दो पर्पसेस के लिए राइट ऑफ करना जरूरी है, ओके, और इट्स इकोनॉमिक लाइफ एंड नॉट फिजिकल लाइफ। गाइस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक लाइफ एंड फिजिकल लाइफ। कोई भी एसेट है उसकी फिजिकल लाइफ बहुत सालों तक की हो सकती है। एग्जांपल एक साइकिल है, साइकिल लेने के बाद 15 20 25 30 साल खड़ी रह सकती है, लेकिन चल नहीं सकती। चलने की उसकी लाइफ लिमिटेड रहेगी, 5 साल 10 साल 15 साल बहुत हो गया, उससे ज्यादा नहीं चल सकती वो। सो उससे प्रॉफिट आने लायक, जिससे बेनिफिट फ्लो हो सकता है, उस लाइफ को हम कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ। बट जब तक कि वो सस्टेन कर सकती है, खड़ा रहना, उसे हम कहते हैं फिजिकल लाइफ। तो नॉट ओवर द फिजिकल लाइफ बट ओवर द इकोनॉमिक लाइफ एसेट की कॉस्ट को अलोकेट कीजिएगा। अब इकोनॉमिक लाइफ कितनी है ये हमें कैसे पता? जितने साल वो चलेगी उतनी साल उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, यस, लेकिन आज बैठ के हमें नहीं पता ये एसेट और कितने साल चलेगी। सो वी आर नेवर assured or we are never certain about the economic life of asset। that economic life is always estimated। estimation क्या होता है? अंदाजा लगाना। अंदाजा लगाया जाता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट को हम अमोर्टाइज करेंगे या डेप्रिशिएट करेंगे या फिर राइट ऑफ करेंगे अगेंस्ट द रेवेन्यू ओवर नॉट फिजिकल बट इकोनॉमिक लाइफ, एंड दैट इकोनॉमिक लाइफ इज ऑलवेज estimated। A point to remember is that usually at the end of the economic life, an asset has some value as scrap value or residual value or some other value. The amount to be written off in each year should be as such, which will reduce the book value of the asset at the end of its economic life to estimated scrap value। तो
डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपने इस तरीके से डिसाइड करना चाहिए हर साल का, जिससे कि जब इकोनॉमिक लाइफ, फिजिकल लाइफ नहीं, इकोनॉमिक लाइफ एसेट की खत्म हो जाएगी तो एसेट की बुक वैल्यू एसेट में जो दिख रही है वो बुक वैल्यू घटते घटते उस जगह पर आनी चाहिए जो उसकी स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू है। A pertinent question of course is the price likely to prevail at the time of replacement, मतलब एसेट खत्म हो जाएगी उस समय रीपर्चेस करने के लिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या रहेगी, उसकी नई एसेट कितने में आएगी उस समय। That is why some people advocate the calculation of depreciation on the basis of replacement price rather than cost। ये भी एक सही नजरिया है कि आपने आज 10 लाख की एसेट परचेस की और ये 10 लाख की एसेट परचेस करने के बाद में आप इसको डेप्रिशिएट करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, से फॉर एग्जांपल 10 इयर्स के लिए अज्यूम कर लो कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 1 लाख रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन है, 10 साल के बाद में 10 लाख रुपए आपका डेप्रिशिएट हो चुका है, उसका स्क्रैप वैल्यू 0 है, ऐसा अज्यूम करते हैं अभी के लिए। सो 10 लाख रुपए आपके पास जमा है ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आज ये एसेट 10 लाख में नहीं मिलेगी, ये एसेट हमको मिलेगी से फॉर एग्जांपल 12 लाख। सो क्यों ना हम 12 लाख को ही डेप्रिशिएट करें इस दिन से ही, क्योंकि हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट हेवी है, तो ये एक नोशन हो सकता है। That is why some people advocate the calculation of depreciation on the basis of replacement price rather than cost. At the depreciation shall be charged at the replacement price rather than cost. ऐसा कुछ लोगों को कहना है। although ICAI इसको अलाउ नहीं करता, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कॉस्ट के बेसिस पर ही डेप्रिसिएशन बोला गया है, बट आपको नहीं लगता है लॉजिक सही है? ये भी लॉजिक सही है। ओके, सो इसको क्या कर सकते हैं, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, दिमाग बस खुला रखो, बहुत सारी चीजें आने वाली है आपके रास्ते में। आइए, depreciation on components of an asset. So asset क्या है? Asset is not merely all the time, not merely a single individual piece of asset. It may at many times a combination or what to say, combination word सही रहेगा, combination of various different parts which separately are also assets and combinedly are also a rather third asset. Example, साइकिल का डेप्रिसिएशन अगर हमें चार्ज करना है तो साइकिल का डेप्रिसिएशन अलग रहेगा और साइकिल के टायर का डेप्रिसिएशन अलग रहेगा, बिकॉज साइकिल की लाइफ अगर 10 साल है तो टायर की लाइफ हो जाएगी उसकी 5 साल, क्योंकि 2 बार तो उनको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, एक बार रिप्लेस करना पड़ेगा, एक बार तो नया साइकिल के साथ ही आ गया। सो साइकिल के टायर की लाइफ और साइकिल की लाइफ ये 2 अलग चीजें हैं, तो हमें सिर्फ एसेट को ही नहीं, एसेट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी समझना जरूरी है। सो डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट्स ऑफ एसेट, एसेट के कंपोनेंट के ऊपर किस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए अगर उनकी इकोनॉमिक लाइफ, नॉट फिजिकल, इकोनॉमिक लाइफ अलग अलग है, तो आप देखते हैं। इट मे बी नोटेड दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड as well as the Company Act 2013 requires depreciation to be charged on component basis। ओहो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंपनी एक्ट 2013 दोनों भी कहता है पूरे एसेट के ऊपर एक साथ में इकट्ठा डेप्रिसिएशन चार्ज ना करे, इसको कंपोनेंट बेसिस के ऊपर चार्ज करे। Each part of an item of the property, plant and equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of item should be depreciated separately। वो क्या बोल रहे हैं, हर एक हिस्सा प्रॉपर्टी का, प्लांट का या इक्विपमेंट का जिसका कॉस्ट सिग्निफिकेंट है इन रिलेशन टू टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम। तो एक आइटम है जो अलग अलग चीजों से बनता है, सो सारे आइटम के रिलेशन में जिस भी पार्ट की कॉस्ट सिग्निफिकेंट मानी जाएगी उसको अलग से डेप्रिशिएट कीजिए, बल्क में डेप्रिशिएट मत कीजिएगा। अगर आपने एक एसेट परचेस की जिसके ऊपर एक स्क्रू लगा है, अब स्क्रू का कॉस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द व्हाट टू से कॉस्ट ऑफ एंटायर एसेट, तो उस केस में स्क्रू का कॉस्ट उस कॉस्ट में, एसेट के कॉस्ट में ऐड करके उसको जनरली डेप्रिशिएट करवा दिया जाए, सेपरेटली डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी साइकिल है जिसमें आपने अलग से गियर बॉक्स और डायनामो लगाया है जिसका कॉस्ट साइकिल के कॉस्ट के कंपैरिजन में सब्सटेंशियल माना जाएगा, तो उसका डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज किया जाए, अज्यूमेबली उनका इकोनॉमिक लाइफ अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एयरक्राफ्ट क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है, ये मॉड्यूल से उठाया मैंने। फॉर एग्जाम्पल, एयरक्राफ्ट इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सच एन एसेट। एयरक्राफ्ट के बहुत सारे टुकड़े होते हैं तब जाके एयरक्राफ्ट बनते हैं, टुकड़े होते हैं ऐसे अलग अलग हिस्से होते हैं। सबसे पहला एयरफ्रेम, दैट इज द बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट, यूजुअली एल्यूमिनियम का जो बनता है। द इंजिन्स दूसरा पार्ट, एंड द इंटीरियर्स तीसरा पार्ट। सो पहला पार्ट है एयरफ्रेम, दूसरा है इंजन और तीसरा है इंफ्रा या इंटीरियर जिसको हम बोल सकते हैं। हैव डिफरेंट इंडिविजुअल लाइफ्स, इनका इंडिविजुअल लाइफ अलग अलग है। If the life of the airframe being the longest of the individual lives of the 3 major types of components, तो एक एरोप्लेन के अंदर
एयरफ्रेम एक हिस्सा है, इंजन दूसरा हिस्सा है और इंटीरियर तीसरा हिस्सा है, जिसमें एयरफ्रेम का लाइफ सबसे लंबा है, इज टेकन एज द लाइफ ऑफ द एयरक्राफ्ट। अगर ऐसा हमने किया, it is important that the other two components, that is engine and interiors, are depreciated over their respective useful life and not over the life of airframe. अगर आपने इंटीरियर का लाइफ भी एयरफ्रेम इतना ही कंसिडर कर लिया तो आपको कुछ सालों बाद में कस्टमर मिलना बंद हो जाएगा, बिकॉज इंटीरियर का लाइफ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा इन रिलेशन टू एयरफ्रेम का लाइफ। और आप उसी तरीके के इंटीरियर के साथ में चलते रहे तो कस्टमर बोलेंगे कि इंटीरियर गंदा है लाइट का और इसमें हम बोर्ड नहीं करना चाहते, दैट वे कस्टमर आपके टूट जाएंगे। सो आपको इंटीरियर को रिनोवेट करना पड़ेगा। तो रिनोवेट करने के लिए पैसा लगेगा। ये पैसा कैसे आएगा? आपने डेप्रिसिएशन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैसा बाजू में निकाल कर रखना जरूरी है। तो दैट वे इंटीरियर का डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज करो, इंजन का डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज करो और एयरफ्रेम का डेप्रिसिएशन अलग से चार्ज करो, बिकॉज ये तीन सिग्निफिकेंट कॉस्ट incur करवाते in relation to the cost of the entire aeroplane. And secondly, these all have got different economic lives. अभी फिजिकल लाइफ तो है, आपने देखा सीट्स है, 15-15 साल वहां पर रख सकते हैं, लेकिन 5-1 साल के बाद में वो सीट्स उखड़े हुए रहेंगे, बच्चे रहते हैं आपके जैसे मेरे जैसे पेन सीट में ही घुसाएंगे, अंदर का स्पॉन्ज निकाल देंगे, स्प्रिंग्स रहेगी या फिर पुश बैक सिस्टम रहेगी। कितने सारे बसेस में हम देखते हैं पुश बैक सिस्टम काम नहीं करती है, हम ही लोग रहते जो ये सारी चीजें खराब करते हैं। ओके, सो दैट वे उसका लाइफ उतना नहीं रहेगा। तो उसका लाइफ अगर कम है तो उसको डेप्रिसिएशन जल्दी मतलब कम पीरियड में उसको खत्म करवा दिया जाए। दैट Other component, usually small and low value, which will require replacement very frequently, may be depreciated over the useful life of the airframe, and their frequent replacement cost may be charged to expense as and when it is incurred. अभी छोटी मोटी चीजें अगर है उसके अंदर, एग्जाम्पल सर्विंग ट्रॉलीज रहेंगी। अभी सर्विंग ट्रॉली क्या है कुछ लोगों को पता रहेगा, नहीं पता रहेगा तो बताता हूँ। जो एयरप्लेन में आइल सीट्स के बीच में, अभी आइल सीट, आइल समझता आपको, आइल ISLE इज नॉट आइजल। तो आइल सीट्स मतलब दो टाइप की सीट्स होती है, तीन टाइप की सीट्स होती है बेसिकली इंडियन एरोप्लेन में। एक होता है विंडो सीट, एक होता है आइल सीट और एक होता है मिडिल सीट। तो विंडो सीट इज विंडो की साइड में, मिडिल सीट मिडिल में रहता है और जो पैसेज के बीच बाजू में होता है उसे हम आइल सीट कहते हैं। तो पैसेज में से एक ट्रॉली लेकर जाते हैं एयर होस्टेस या एयर होस्ट, जिसके ऊपर कुछ चीजें आपके लिए रखी रह सकती है, जैसे चॉकलेट्स है, मैगजीन्स है, चाय पानी और ऑल स्टफ, खाना। वो लॉबी से सॉरी वो पैसेज से जब जिस ट्रॉली को ले जाता है उसे हम सर्विंग ट्रॉली कहते हैं। अभी सर्विंग ट्रॉली का कॉस्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू द एंटायर एरोप्लेन का कॉस्ट। तो क्या किया जाए, ये सर्विंग ट्रॉली को एरोप्लेन के कॉस्ट में ही ऐड कर दिया जाए और लाइफ के एरोप्लेन के एयरफ्रेम के लाइफ के साथ में इसको कंसिडर किया जाए। अभी 2-3 साल के बाद में वो ट्रॉली खराब हो जाएगी तो नई ट्रॉली लानी पड़ेगी। तो वो बोल रहे हैं ये जो ट्रॉली आप ला रहे हो जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है, इट मस्ट बी चार्ज टू एक्सपेंस एज एंड व्हेन इट इज इनकर्ड। तो ये जो फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट है छोटे मोटे आइटम्स की, उसे आपने पीएनओ को डेबिट करवा देना है डायरेक्टली। चार्ज इट शैल बी चार्ज टू एक्सपेंस एज एंड व्हेन इट इज इनकर्ड। ठीक, आपको ये समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और मैं जो एक्सप्लेनेशन दिया वो और भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर इसको याद रखिएगा और नहीं याद है तो पीछे देख जाके एक बार वापस से सुन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। It is important to note that a property, plant and equipment to be identified as separate component should have both। अगर आपको उस पे कहीं एक एक दो मार्क के ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं इस पर, तो समझिएगा। आपको एग्जांपल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बोलो ये सेपरेट डेफिनेशन लगाने का क्या मेन एयरफ्रेम के साथ में या फिर जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है कंपोनेंट उसके साथ में डेप्रिशिएट करवा देना। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। क्या है ये पॉइंट देखते हैं। Here it is important to note that a part of property, plant and equipment to be identified as separate component should have both। ये दोनों भी होना जरूरी है, and बीच में और नहीं है। and पहला significant cost when compared to overall cost। overall cost के कंपैरिजन में significant होना चाहिए। इंटीरियर कॉस्ट हेवी है इन कंपैरिजन टू एयरक्राफ्ट का कॉस्ट, बट सर्विंग ट्रॉली का कॉस्ट इज नॉट हेवी या सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू एयरप्लेन का कॉस्ट। Significant cost when compared to overall cost of item of property, plant and equipment, and estimate वो किसी बार आ गया and estimated useful life or depreciation method different। एक तो life या method of depreciation should be different from the rest of the parts of the property, plant and equipment। ये समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, एयरफ्रेम का लाइफ है 10 साल,
जिसका कॉस्ट है 2 करोड़, इंटीरियर का कॉस्ट है 1.5 करोड़, तो 3.5 करोड़ के एरोप्लेन में इंटीरियर का कॉस्ट 1.5 करोड़ सिग्निफिकेंट है 2 करोड़ या 3.5 करोड़ के कंपैरिजन में, तो इसको अलग किया जाए फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से। लेकिन इसका डिप्रिशिएबल लाइफ या यूजफुल लाइफ भी अलग होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर ये 7 साल है तो इसको अलग से रखा जाए, बट ये भी 10 साल है तो अलग डिप्रिसिएशन चार्ज करके आपने क्या कर लिया। तो इसलिए दोनों भी चीजें जरूरी है कि एक, आप जिस पार्ट को अलग से डिप्रिशिएट करने की बात कर रहे हो उस पार्ट का कॉस्ट शुड बी सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आइटम और प्लांट इक्विपमेंट जो भी। और दूसरा, उसकी यूजफुल लाइफ या मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन अलग होना चाहिए बाकी कंस्टिट्यूएंट से या बाकी कंपोनेंट से। ये दो चीजें अगर या दो कंडीशन आप सेटिस्फाई कर सक रहे हो तो ही उसको अलग से डिप्रिसिएशन चार्ज करें। एक भी अगर अपना कंस्टिट्यूएंट इसमें से फेल हो रहा है, एक भी कंडीशन फेल हो रहा है, तो सारे कंपोनेंट्स को आपको साथ में डिप्रिशिएट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ये, समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो वापस से रिवाइज कीजिए इसको। A significant part of an item of property, plant and equipment may have a useful life and a depreciation method that are same as the useful life and a depreciation method of another significant part of that same item. Such parts may be grouped in determining the depreciation charge. तो अगर आपका कॉस्ट सिग्निफिकेंट है माना, लेकिन आपका लाइफ सेम है दूसरे कंपोनेंट इतना, तो सबको ग्रुप किया जाए और साथ में एक डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, बिकॉज लाइफ आपका सेम है, डेप्रिसिएशन का मेथड भी सेम है, तो अलग रखने का क्या फायदा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी, इनको ग्रुप किया जाए। ठीक, अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन है, गिने चुने 4 है, उसके बाद फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी तो ऑब्जेक्टिव्स कवर करते हैं, उसके बाद में रुक जाऊंगा मैं और ब्रेक के बाद में दूसरा लेक्चर लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, प्राइम ऑब्जेक्टिव गाइस, मतलब इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स है लेकिन हम 4 ही देखेंगे और हमने चारों इससे पहले देख लिए हैं। फिर भी पहला, करेक्ट इनकम मेजरमेंट, सही इनकम मेजर करना जरूरी है। इसके लिए नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो हमारे इम्प्लिसिट कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट नहीं, एक्सप्लिसिट मतलब कैश में जो जाता है, इम्प्लिसिट मतलब जो कैश में नहीं जाते लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, करेक्ट इनकम मेजरमेंट, उसके लिए आपको इसको पीएल में डेबिट करना जरूरी, नॉन कैश एक्सपेंसेस जिसमें डेप्रिसिएशन भी एक हिस्सा है। In case of an enterprise does not account for depreciation on property, plant and equipment, it will not be considering loss in the value of property, plant and equipment due to their use in the production or operations of the enterprise and will not result in true profit or loss for the period. तो सही प्रॉफिट या लॉस कंसिडर करने के लिए जरूरी है आप डेप्रिसिएशन डेबिट में लाएं। आप आपके आसपास के फ्रेंड्स को देखो, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो एक दूसरे की गाड़ी पर रहना प्रेफर करते हैं, तो जिसकी गाड़ी है उसके साथ में दूसरा फ्रेंड आता है, तो जिसकी गाड़ी है उसकी बहुत चिड़चिड़ होती है, क्या यार हमेशा मेरी गाड़ी और मेरा ही पेट्रोल जल रहा है यहाँ पर। तो किसी ने दूसरे दोस्त को बोल दिया कि यार तेरे नाम से वो बहुत बड़बड़ कर रहा था, तो दूसरा दोस्त कहेगा या कहेगी वड़ेगा कि ठीक है मैं पेट्रोल का आधा खर्चा देने को तैयार हूँ, और पेट्रोल का आधा खर्चा देते। क्या चिड़चिड़ रुक जाती है? नहीं। फिर ये दिमाग में आता है ठीक है पेट्रोल का आधा खर्चा वो दे रहा है लेकिन गाड़ी तो मेरी अकेले की घिस रही है, गाड़ी का सर्विसिंग का कॉस्ट मैं अकेले बेयर कर रहा हूँ, टायर घिसा ही है, मुझे कहीं जाना है कोचिंग से जहां पर भी हम जाते हैं साथ में, वहां से डायरेक्टली कहीं और जाना है तो मेरे पैर में बेड़ी आ जाती है, मैं जा नहीं सकता, ऐसे कुछ कंडीशन आ जाता है। सो आप एक ऐसी कॉस्ट को कंसिडर करते हो जो एक्चुअली कैश में इनकम नहीं हो रही है बट वो सिग्निफिकेंट पार्ट है आपके डिसीजन मेकिंग का। जिस तरीके से आपके पर्सनल लाइफ में चलता है वैसे ही बिजनेस की लाइफ में भी चलेगा, और ऐसे कॉस्ट जो कैश में आज जा नहीं रहे हैं लेकिन आपके एसेट के वैल्यू को घटा रहे हैं उनको कंसिडरेशन में लेना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, और ये डिसीजन मेकिंग होती है आपके पीएनएल के बेस पर, इसलिए पीएनएल में इसको डेबिट करना एक्सपेक्टेड है। सेकंड, ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट, तो आपका जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है या फिर फाइनेंशियल पोजीशन बताने वाला स्टेटमेंट जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, उस बैलेंस शीट का जो व्यू है वो ट्रू एंड फेयर होना जरूरी है। Value of property, plant and equipment should be adjusted for depreciation charge in order to depict the actual financial position. Otherwise, the property, plant and equipment would be disclosed in financial statements at a value higher than their true value. तो उनकी जो true value अभी मार्केट में चल रही है उसके कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यू दिखाई जाएगी अगर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो। यू गॉट इट। तो फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव करेक्ट इनकम मेजरमेंट, दूसरा है ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट,
तीसरा है फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट. डेप्रिसिएशन इज अ गुड इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट an enterprise should set aside to replace a fixed asset after its economically useful life is over. However, the replacement cost of fixed asset may be impacted by inflation or other technological changes. थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कॉस्ट हम डेप्रिशिएट करते हैं उतना ही पैसे बाजू में निकालते हैं, तो जरूरी नहीं उतने में नई एसेट आ जाएगी, शायद इन्फ्लेशन की वजह से और ज्यादा अमाउंट आपकी रिक्वायरमेंट में आएगी. लेकिन किसी का ये कहना है कि डेप्रिसिएशन जो आपने हर साल बाजू में अमाउंट निकाल के रखा है वो घर में थोड़ी रखोगे, वो बैंक में रखोगे, तो बैंक भी तो ब्याज देगी. तो आपका 10 लाख की असेट है, उसको हर साल आपने 1 लाख डेप्रिशिएट किया, तो 10 साल का किसी को 10 साल का, किसी 9 8 ऐसे तरीके से साल का ब्याज मिलते जाएगा. और 10 लाख नहीं, आखिर में 12 13 15 17 जितना ब्याज की दर के हिसाब से अमाउंट आपको मिलेगा, तो आपको इन्फ्लेशन टैकल करने में हेल्प हो सकती है. तो इस मेथड को हम सिंकिंग फंड मेथड कहते हैं. कैसे ऑपरेट करते हैं बाद में देखेंगे. तो फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट एक हमारा तीसरा पर्पज है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए. चौथा है असर्टेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये हमने एकदम शुरुआत में एग्जांपल देखा था. 1.5 लाख का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी 1,30,000 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था जो हमने 81 पे लेकर गए बाय चार्जिंग 50,000 डेप्रिसिएशन. For ascertaining the cost of production, it is necessary to charge depreciation as an item of cost of production. Cost of production का ये हिस्सा होना expected depreciation. Further, depreciation is a non-cash expense and unlike other normal expenditure, does not result in any cash outflow. Further, depreciation by itself does not create funds. It merely draws attention to the fact that out of gross revenue receipts, a certain amount should be retained for replacement of assets used for carrying on operations. तो जरूरी है कि ऑपरेशन कैरी ऑन करने के लिए आप कंटिन्यूड ऑपरेशन कैरी ऑन करने के लिए आप हर साल आपके ग्रॉस रिसीट से पैसा बाजू में निकालते हैं. आपको मस्त एग्जांपल बताता हूँ, देखिए सिलेबस के बाहर जा रहे हैं, मजा आएगा. लेकिन अभी एकदम बेसिक बैलेंस शीट दिखाता, सॉरी पीएनएल दिखाता. ट्रेडिंग एंड पीएनएल है, बाय सेल्स एंड अदर रिसीट्स. कितना है, सपोज 50 लाख. ये सेल करने के लिए आपको परचेज, ओपनिंग स्टॉक, लेबर, दैट इज वेजेस, सैलरीज वगैरह एक्सेट्रा एक्सपेंसेस इनकर करने पड़े, और वो हुए से फॉर एग्जांपल 30 लाख. तो आप बोल दोगे कि मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का, 20 लाख. तो आपका जो कैश काउंटर है, इसमें गल्ला है, इस गल्ले में पैसे है, 20 लाख है, बिल्कुल है. अज्यूम कर रहा हूँ कि कैश में आपने सेल किया और कैश में परचेज किया. लेकिन आपका सीए आपने सीए ने बोला अरे असेट का डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं किया, तो टू डेप्रिसिएशन कितना, से फॉर एग्जांपल इस साल का आया 5 लाख. तो अकाउंटिंग लॉजिक्स के हिसाब से 20 लाख नहीं, आपका 15 लाख प्रॉफिट है ना. तो 15 लाख का प्रॉफिट, लेकिन गले के अंदर तो अभी भी 20 लाख है. तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 20 लाख में से 5 लाख आप अलग से फंड बना के उसमें रख दे. हर साल का डेप्रिसिएशन क्रॉस रेवेन्यू से निकाल कर अपने उस फंड में रखना है. तो जिस दिन आपकी एसेट खत्म हो जाएगी, ये फंड को रियलाइज कीजिएगा और उससे नई एसेट परचेज करके लाइएगा, जिससे आपका बिजनेस कंटिन्यूस चलता रहेगा. इट्स एक्सपेक्टेड. अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका प्रॉफिट है 15 लाख का, लेकिन गले में पैसा है 20 लाख रुपए. समझ में आ रहा है? सो देयर इज ऑलवेज अ मिसमैच बिकॉज देयर आर सम एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉन कैश एक्सपेंसेस. चल अभी के लिए हम रुकते हैं और थोड़ी देर के बाद में नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर, बाय बाय.